नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बताते चले कि दिल्ली दौरे से देहरादून वापस पहुंचे सीएम धामी। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया है। भारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी भी ली है। भारी बारिश से प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। सीएम ने राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर दिल्ली दौरे से देहरादून वापस लौटे हैं सीएम और इस दौरान भारी बारिश से प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। इसी कड़ी में सीएम ने तेजी से कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली दौरे से वापस लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली देहरादून में इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों से वार्ता कर लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दो उद्योगपतियों से मुलाकात करने के बाद बहुत सकारात्मक बातचीत रही। राज्य में उद्योग और राज्य में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने पर राज्य सरकार का फोकस है। जो उद्योग स्वीकृत हो वह समय से लगे, इससे भी राज्य की आर्थिक स्थिति को लाभ पहुंचेगा। जो इंडस्ट्री समूह के लीडर हैं उनके साथ संवाद किया है और बड़े उत्साहजनक उनका सब वातावरण रहा है। उसमें सभी ने उत्तराखंड में आने की इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि वैसे भी उत्तराखंड आज शांत है, निवेशकों के लिए एक उपयुक्त माहौल है और बहुत सारी जो स्थानीय स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर हमने नीतियां बनाई है, 27 नीतियां बनाई हैं जो उद्योगों के अनुकूल है। और यहाँ पर इन उद्योगों के आने से एक बड़ा रोजगार भी सृजन होगा। हमारा यह भी एक संकल्प है कि हमारे राज्य के जितने भी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड युवा हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको राज्य में ही रोजगार मिले और ये उद्योग हमारे यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में जहाँ रोजगार बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौटते ही प्रदेश में भारी बारिश से हो रहे नुकसान और तैयारियों का जायजा लेने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि भविष्य में पुनर्वास के लिए एक नई योजना राज्य सरकार लाएगी, जिसमें आपदा प्रभावितों के हितों का ख्याल रखा जाएगा और ये योजना लोगों से बातचीत कर विचार विमर्श के बाद ही तैयार की जाएगी। सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया है कि क्षेत्रों में हर साल में प्रशासनिक तेजी से काम करें और मौसम के अलर्ट को देखते हुए ही पहले से ही लोगों को अलर्ट पर रहने की सूचना दी जाए। साथ ही साथ आपदा के दौरान सीएम के निर्देशों के मुताबिक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत अन्य तमाम संबंधित विभागों के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के साथ ही हेलीकॉप्टर और अन्य उपकरणों की भी पूरी व्यवस्था की गई है। येलो अलर्ट है, कल उसी 7 जिलों में रेड अलर्ट है और उसी तरह से 25 तारीख तक की हमारे पास फोरकास्ट आई है। इसके तहत दृष्टिगत हमारी जो टीमें हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तैनात है। जो हम रेस्क्यू के लिए जो चाहिए इक्विपमेंट्स, जो मशीनें चाहिए, हेलीकॉप्टर है, वो अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन में उनको रखा गया है। और इस बार मैं कहना चाहूंगा कि कहीं भी कोई हादसा हुआ है तो हमारी टीम त्वरित गति से बिना कोई डिले रेस्क्यू का काम किया है। इस बार मानसून और अतिवृष्टि के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की स्थिति है और बहुत बड़ा नुकसान जगह जगह पर हुआ है। वो चाहे फसलों के रूप में हो, मकानों के रूप में, सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें, पानी की लाइनें, जन हानि, पशु हानि, ये सब बड़ी इसमें हुआ है। सभी चूंकि अभी भी मानसून सक्रिय है और आगे रेड अलर्ट जैसा मौसम विभाग ने बताया, उसके लिए अभी सभी जिलों को
बात भी की है, लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के पर निशाना साधते हुए उनके एक बयान की निंदा की है। बता दें कि सीएम धामी ने अजीज कुरैशी के उस बयान की निंदा की है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि गंगा यमुना नर्मदा को मैया कहना गलत है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि जिस नदी स्वरूप मां पर जीवन निर्भर है, ऐसे बयान का कोई मायने नहीं है। देखिए, चूंकि माँ गंगा पूरे देश दुनिया के लिए आस्था और श्रद्धा का वो रही है। कहीं किसी को लोग आज आचमन करते हैं, कहीं सींचने के काम आती हैं, कहीं लोगों के पानी पेयजल के काम आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा परंपरागत रूप से और सांस्कृतिक रूप से माँ गंगा का अस्तित्व है वो वैसे ही है जो जैसे कोई सूरज की तरफ थूक रहा है तो उसी के ऊपर पड़ेगा। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी हर स्तर से जनता के बीच पहुंचने की कवायद में जुटी हुई है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी, मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बागेश्वर में चुनावी कमान संभालेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 25 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शक्ति केंद्र तक जाएंगे। सभी नेता गांव-गांव और बूथ स्तर तक संपर्क करेंगे। उनको मिल गया है, उनको हम लगाने वाला। हमारे सारी पूरी जो स्टाफ प्रचारकों की सूची है उनको हमने शक्ति केंद्र स्तर तक भी जाने का प्रत्येक गांव में संपर्क के कार्यक्रम तय किए हैं। तो 25 तारीख से लेके और 3 तारीख तक हमारे सारे कार्यकर्ता उस स्थान पर रहेंगे। क्योंकि हमारे कुछ कार्यकर्ता वहां लग चुके हैं। हमारे जो जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ भगवाना जी लगातार उस स्थान पर हैं। कल कुछ लोगों की ज्वाइनिंग की और जानकारी प्राप्त हुई है। हम मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम वहां। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल को सीडब्ल्यूसी में शामिल करने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि इससे उत्तराखंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी चरम पर है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भी निराश्रय दल होने की वजह से कांग्रेस को प्रत्याशी खड़ा करना पड़ा है, लेकिन इससे चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब चुनाव आते हैं तभी सक्रिय दिखाई देती है, क्योंकि उसे चुनाव में अपना फेस सेविंग करना होता है। क्योंकि कांग्रेस कहती है कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और उसका कैंडिडेट ही खड़ा ना हो, इसलिए उनको अपने कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। बाकी धरातल पर उनका कोई ऐसा काम नहीं है। उनका संगठन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश की उनकी कार्य समिति है, प्रदेश के पदाधिकारी अभी तक 2 साल हो गए, अभी तक उनका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है और चुनाव सर पर है, उपचुनाव भी सामने हो रहा है। राजधानी देहरादून में लगातार ई रिक्शा चालकों का आतंक देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये रिक्शा चालक कहीं पर भी सवारी बिठाने के लिए ब्रेक मार देते हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। इतना ही नहीं, बिना वेरिफिकेशन के ही ई रिक्शा बिना परमिट, बिना टैक्स और बिना लाइसेंस के पूरे शहर में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब परिवहन विभाग ई रिक्शा पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज परिवहन विभाग की तरफ से ई रिक्शा का वेरिफिकेशन करने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि इस अभियान के तहत हम ई रिक्शा वालों को जागरूक करने के साथ साथ उनके पेपरों की भी जानकारी दे रहे हैं और उनको गाड़ी के अंदर क्या कुछ पेपर रखने चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं को भी दूर किया जा रहा है। बेसिकली ई रिक्शा जो देहरादून शहर में हैं, उनकी एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है आरटीओ देहरादून के द्वारा।
तो आज हम लोगों ने क्या किया, कई केंद्र बनाए हैं। ऐसे परेड गांव का केंद्र है, प्रेम नगर का है, रिस्पना का है, अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे हम। आज शुरुआत हमारी हो रही है परेड गांव में। यहाँ के आसपास के जो क्षेत्रों के ई रिक्शा वाले हैं यहाँ आ रहे हैं, उनका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी गाड़ी में एक स्टिकर भी चिपका रहे हैं ताकि पता चले कम से कम हमारे यहाँ ये आ चुका है, एक बार गाड़ी हम देख चुके हैं। उत्तराखंड सचिवालय संघ ने पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से सचिवालय कर्मचारियों के लिए 2 ई बसें के संचालन की मांग की है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेरा और महासचिव राकेश जोशी ने पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव ने यह मांग की है। संघ के अध्यक्ष के मुताबिक जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लीन एयर कार्यक्रम के तहत देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर का चयन किया गया है। लिहाजा इन क्षेत्रों की वायु को स्वच्छ बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए। इसके लिए डिमांड की है, हमारे कर्मचारी की काफ़ी समय से डिमांड की, एक अच्छा ऑप्शन मिला हमें कंपनी में, इसमें आगे क्या है। और सचिव साहब का बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स रहा है, उन्होंने समय से देता है और बाकी समय से प्रयास करेंगे इसमें जल्दी जल्दी बसें मिल जाए। 2 बसें मिल जाएंगी, एक सुबह हो जाएगी, और जैसे उसकी स्थिति रहेगी उस हिसाब से अन्य बसें भी उपयोग की जा सकती है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के आबादी क्षेत्र में घुसने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला जगजीतपुर क्षेत्र का है, जहां पर कल देर रात एक जंगली हाथी गांव में घुस आया और हाथी को देखकर लोगों के होश उड़ गए। गनीमत रही कि कॉलोनी की गली में हाथी से किसी का आमना सामना नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। बता दें कि अक्सर हाथी रात को जंगल से निकलकर कॉलोनी में आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है और न ही कोई कार्रवाई करता है। रिहायशी इलाके में जंगली हाथी घुसा, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है और इस ओर वन विभाग की ओर से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ रहे हैं, जिसमें से आज किशनपुर के पास तेली स्रोत नदी के तेज बहाव में एक कार बह गई। बताया जा रहा है कि जब कार ने तेली स्रोत नदी को पार करने की कोशिश की तो इस दौरान कार बीच नदी में आकर बंद हो गई। कार में सवार लोगों ने बाहर निकलकर कार को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान तेली स्रोत नदी का जलस्तर बढ़ गया और कार तेज बहाव की चपेट में आकर बह गई। गनीमत रही कि कार में कोई बैठा नहीं हुआ था और हादसा होने से टल गया। तो बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और तेज बहाव के चलते एक कार पानी में बह गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार की, जहां पर तेली नदी का स्रोत काफी तेजी से बढ़ा और इस दौरान गाड़ी में बैठे लोग गाड़ी से उतरे और जिसके बाद जलस्तर बढ़ने के चलते कार बह गई। कोटद्वार का ये पूरा मामला है। बताते चले कि प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान में हैं और इसी का नतीजा हमें सामने देखने को मिल रहा है, जहां पर तेज बहाव के चलते एक गाड़ी बह गई। गनीमत की बात यह रही कि गाड़ी में कोई भी सवार नहीं था, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तीन दिवसीय दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापस देहरादून पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली और आपदा सचिव
डॉक्टर रंजीत सिन्हा सिवन बंसल के साथ बैठक की, जिसमें भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि प्रदेश में बारिश के अलर्ट को देखते हुए दिल्ली से सीधा आपदा कंट्रोल रूम निरीक्षण के लिए पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश के कारण हुए नुकसान की अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों से वार्ता कर लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उद्योगपतियों से मुलाकात बहुत सकारात्मक रही है। राज्य में उद्योग और राज्य में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने पर राज्य सरकार ने फोकस किया जा रहा है। जो उद्योग स्वीकृत हो वह समय से लगे और इससे राज्य की आर्थिक स्थिति को भी लाभ मिलेगा। बेयरिंग कैपेसिटी को लेकर पहले से ही जो है सक्रिय है, उस पर काम कर रहा है और ये होना भी चाहिए। और विकास का जो मॉडल है, कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा ये कहते रहे हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन होना चाहिए। हम उसको मानते हैं कि चूंकि आगे चलकर जो हमारे सामने आज चुनौती के रूप में ये सब चीज़ें खड़ी हो गई हैं, तो निश्चित रूप से विकास का मॉडल भी इसी पर आधारित होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली लौटते ही प्रदेश से भारी बारिश से हो रहे नुकसान और तैयारियों का जायजा लेने के लिए सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए निर्देश दिया कि भविष्य में पुनर्वास के लिए एक नई योजना राज्य सरकार लाएगी, जिसमें प्रभावितों को हितों का ख्याल रखा जाएगा और यह योजना लोगों से बातचीत विचार विमर्श के बाद ही तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रों में हर हाल में प्रशासनिक तेजी से काम करे और मौसम के अलर्ट को देखते हुए ही पहले से लोगों को सूचित कर दे जाए। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में भारी बारिशों से अधिक नुकसान अभी तक हो चुका है। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि आज 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि कल 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो आपका बियरिंग कैपेसिटी है, जो सॉइल का स्ट्रेंथ शो करता है, और उसका प्लानिंग। दूसरा है कैरिंग कैपेसिटी की जो वहाँ व्यवस्थाएं हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वाटर सप्लाई हो या होटल्स हो या बिजली की व्यवस्था हो, उन सब के दृष्टिगत कितने आदमी एक समय में रह सकते हैं वहाँ। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। हम बियरिंग कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं ताकि वहाँ पर कोई भी जो कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस है उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया जाए। अभी जनरली ये है कि जो गाइडलाइंस है, बायलॉज है, वो पहाड़ों में भी वही बायलॉज लागू होते हैं। इस बार मानसून और अतिवृष्टि के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की स्थिति है और बहुत बड़ा नुकसान जगह जगह पर हुआ है। वो चाहे फसलों के रूप में हो, मकानों के रूप में, सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें, पानी की लाइनें, जन हानि, पशु हानि, ये सब बड़ी इसमें हुआ है। सभी चूंकि अभी भी मानसून सक्रिय है और आगे रेड अलर्ट जैसा मौसम विभाग ने बताया, उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है। लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग से। मंगलवार को थराली देवल नारायणबागर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें थराली पिंटर घाटी को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोल क्षेत्र और थराली सून के ग्रामीणों की सुविधा के लिए वैली ब्रिज में निर्माण, देवाल में कूलिंग और वन में क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के सुधारीकरण के साथ ही साथ सोयालकोट भूस्खलन क्षेत्र के ट्रीटमेंट करने की मांग की गई है।
साथ ही बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग की है और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। विगत 13 अगस्त को जो उत्तराखंड हमारी थराली विधानसभा के रतगांव क्षेत्र में जो बादल फटने से बाढ़ आई, उससे हमारे ढाढा बगर के वैली ब्रिज हो गया, हमारे कई घर हो गए, गौशालाएं हो गई, इस आपदा की जद में आए, जिससे कि अभी जो हमारे थराली ब्लॉक में हैं कई परिवार हमारे घर से बेघर हो गए हैं। अभी तक भी 8 से 9 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी उनको कोई स्थायी व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया कि पूरे पिंडर थराली 5 विधानसभा को आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए। 17 तारीख की आपदा से तमाम थराली का पूरा, चाहे आपके सोल क्षेत्र का हो, रतगांव का हो, 16 गांवों की कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। पूरे पिंडर में देवाल क्षेत्र से लेकर के नावगढ़ क्षेत्र में आपदा से प्रभावितों के बहुत बुरे हाल हैं। अभी तक सड़कें नहीं खोली गई हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं से लोग वंचित हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि जो पूर्व की सरकारों ने 7 लाख रुपया दिया था, वर्तमान सरकार ने उसको 4 लाख रुपया कर दिया है। वर्तमान महंगाई को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए हमारा निवेदन है सरकार से कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। थराली देवाल नारायणगढ़ क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और कांग्रेसजन आए हुए थे कि जो नारायणगढ़, थराली और देवाल में 13 अगस्त और 17 अगस्त को जो भारी आपदा आई है, उस पे जो है जो लोग प्रभावित हुए हैं उन लोगों को 4 लाख से आपदा राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाए, क्योंकि इस महंगाई के समय पे 3 लाख में तो लैट्रिन बाथरूम का ही जो है पैसा खर्चा होता है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।